नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर न्यूज़। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे और जो अच्छे-अच्छे टॉपिक हमने अभी देखे हैं और जो घटनाएँ हुई हैं रिसेंट पास्ट में, जो कि रिलेटेड हैं एक्चुअल में जो मोदी सरकार है उसको कमज़ोर करने की जो साजिश चल रही है। जैसे कि पहले जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे, तो उन्होंने भी जो पॉलिसी अप्लाई की थी, जो आप सभी को पता है, वो थी फूट डालो, राज्य करो। तो सेम जो रणनीति है हमने पास में भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि राहुल गांधी भी एक ऐसी पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, फूट डालो और राज्य करोगी। क्योंकि उन्हें पता है जैसे हमने देखा था नॉर्थ इंडिया में उनकी दाल नहीं गल रही थी। लेकिन वो साउथ इंडिया में जाके बोलते हैं कि साउथ इंडियन लोग्स जो है वो ज़्यादा रिलीजन वगैरह के बारे में बात नहीं करते। तो उनका एक अटेम्प्ट था कि नॉर्थ इंडिया में इतना लोग उनको पसंद नहीं करते तो साउथ इंडियन को एकजुट करके एक तरह से भारत को तोड़ने की रणनीति को आगे बढ़ाएँगे। उसी के साथ हमने देखा कि और जो नए इश्यूज़ रिसेंटली आए हैं अनुज, पहला जैसे आईएमए का इश्यू आया है, जो हुँ, उन्होंने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई है कि इंडिया में जो आयुर्वेद है और जो एलोपैथी है, उनको आपस में लड़वाओ और उसका डायरेक्ट फ़ायदा अपोज़िशन को होगा और लोग हुँ, सोचेंगे कि जो बीजेपी है वो मतलब हिंदुओं की पार्टी है, वो आयुर्वेदा को सपोर्ट करती है, वो बाबा रामदेव को सपोर्ट करती है। हुँ, सिमिलरली आईएमए जो कि इतनी पुरानी संस्था है, उसमें इश्यूज़ थे और वो उसमें कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो हमेशा से ही कांग्रेस के सपोर्ट करते आए हैं। वो बेसिकली एक्चुअल में करेक्ट है क्योंकि कांग्रेस इतने साल तक राज करती आई है इंडिया में। तो उसके सपोर्ट में लोग बहुत मिल सकते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी उसका फ़ायदा उठाया था। और उसी हुँ, के साथ हमने एक इश्यू देखा था कि पेटा से रिलेटेड भी उसके बारे में हम बात करेंगे जिसमें वो इंडिया की जो कल्चर है उसको डिफ़ेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हुँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे जो लक्षद्वीप का जो रिसेंट इश्यू चल रहा है, जिसमें कि बहुत ही आउटरेज हुआ है कि उनके मुस्लिम्स के खिलाफ जो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बनाए हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि दे आर अगेंस्ट द पीपल लिविंग इन लक्षद्वीप। सो हुँ। तो इसी टॉपिक पे बात शुरू करते हैं अनुज। तो पहले हम बात करते हैं कि जो ये रिसेंट इश्यूज़ आए हैं, वो जो बेसिकली जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, जो कि मेल खाती है चाइना की स्ट्रैटेजी से और जो आईएमए का जो इश्यू चल रहा है, उससे क्या रिलेशन है? हुँ। तो बिल्कुल अभी बात करते हैं अगर हम आईएमए की, तो ये जानने की ज़रूरत है कि आईएमए कैसे बना और इस संस्था का क्या रोल है भारत में। 1928 में जब आईएमए बना, तब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और मेनली जो एलोपैथी और हॉस्पिटल्स का जो एक तरह से पुश देने की कोशिश की गई थी भारत में, वो अंग्रेज़ों की तरफ से हुई थी और उन्होंने इसका भी इस्तेमाल किया था कि वो इसमें क्रिश्चियनिटी को और अपने रिलीजन को गाँव-गाँव में पहुँचाएँ और लोगों को ये एक तरह से विश्वास दिलाएँ कि आयुर्वेद और जो भारत के जो पुराने वैद्य लोगों की जो एक तरह से प्रोसेस है, वो इसके कंपैरिज़न में बहुत कमज़ोर है और लोगों को एलोपैथी के साथ में क्रिश्चियनिटी को अपनाना चाहिए, ये मॉडर्न है, ये लोगों की जान बचा सकता है, तो उस समय से ही ये चीज़ें चल रही हैं और अपने दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि आईएमए का भारत सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है आईएमए पर। ये एक अपनी स्वतंत्र संस्था है, लेकिन इसके पास बहुत सारी एक तरह से मेडिकल फील्ड में पावर है कि कौन डॉक्टर बनेगा, एमबीबीएस की डिग्रीज़ प्रोवाइड करना और ये स्ट्रैटेजी डिसाइड करना कि भारत में अगर कोई महामारी आ रही है या कुछ भी आ रहा है, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जो अभी इश्यू आया जब बाबा रामदेव ने ये कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसके पास एलोपैथी और साइंटिफिक जिसको ये लोग बोलते हैं जो वेस्टर्न से साइंस निकल कर आई है। ऐसा नहीं है कि अपने आयुर्वेद किसी भी साइंस पर आधारित नहीं है। इसके भी बहुत सारे अपने वेदों में और पुरानी हिस्ट्री में ये पता है कि आयुर्वेद अपने आप की एक ऐसी साइंस है जो अभी भी यहाँ के लोग भारत के और विदेशों के भी लोग अभी भी समझ नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी आयुर्वेद काफ़ी यूज़ होता है। तो हुआ ये कि आईएमए जो बाबा रामदेव ने क्वेश्चन पूछे, उससे आईएमए ने इस तरह की मोड़ देने की कोशिश की कि इन क्वेश्चन से एलोपैथी का एक मानहानि हुई है और जो डॉक्टर्स अभी कोरोना के खिलाफ हॉस्पिटल्स में और में लड़ रहे हैं और मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, डॉक्टर, नर्सेज और पूरा एलोपैथी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे वो डीमोटिवेटेड होंगे और ये सही नहीं है। और एलोपैथी इस आईएमए ने ये भी एक दावा किया कि जो 90%, 95% जो लोग कोविड से सही हो रहे हैं और जो भारत की जो रिकवरी परसेंटेज जो पूरे दुनिया में अच्छी है, वो सिर्फ आईएमए के डॉक्टर्स की वजह से है।
जबकि अगर हम ग्राउंड लेवल पर पता करेंगे, जो कि अपना हमारे दर्शक खुद अपने आसपास में और इनफैक्ट अपने घर में भी ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो कोविड के मरीज बने थे वो रिकवर हुए हैं एलोपैथिक दवाओं से, क्योंकि एक्चुअल में ऐसी कोई दवा अभी एलोपैथी के पास है ही नहीं। और आयुर्वेद के पास जो दवाएं हैं वो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट करने की हैं, वो जो ऐसा कि बोली जाती हैं, और वो किसी भी तरह से वेस्टर्न साइंस के हिसाब से प्रूव नहीं हुई है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल आई है, हालांकि बाबा रामदेव ने उसको बिजनेस बनाकर और एक प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में डाला है, लेकिन ये सिर्फ 300 कुछ रुपए की है। इसमें उन्होंने आईएमए की तरह कोई बड़ी एक वैक्सीन और कोई ऐसी लाखों के बिल बनाने की कोशिश नहीं की है। आप बस 400 की कोरोनिल लाइए, और वो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उन्होंने निकाला है। तो बाबा रामदेव का ये कहना कि बहुत सारी बीमारियों का एलोपैथी के पास इलाज नहीं है, ये किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं है। और आईएमए ने जो 1,000 करोड़ का जो मानहानि का दावा किया है, और एक तरह से आयुर्वेद को और करंट एलोपैथी की जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अलग अलग करने की एक कोशिश की गई है, उसमें एक तरह से देश को और इन दोनों जो आयुर्वेद और वो सारी चीजों का और एलोपैथी को एक तरह से अलग करने की और बांटने की एक तरह से बदबू आती कि कहीं से कोई स्ट्रेटजी है कि लोग इसमें ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर हम आईएमए के जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पुराने उनके भाषण देखते हैं, तो उन्होंने न सिर्फ एलोपैथी को बढ़ावा दिया है, बल्कि उन्होंने बोला है कि जीसस की हेल्प से ही लोग इतना बचे हैं। और जो आईएमए है और ये जो इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत बढ़िया मंच है लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, क्रिश्चियनिटी में लाने के लिए, और ये प्रूव करने के लिए कि क्रिश्चियनिटी एक सबसे अच्छा रिलीजन है जिसमें आकर लोग स्वस्थ रहेंगे और सभ्य रहेंगे। और एक तरह से हिंदू धर्म को उन्होंने एक तरह से डाउन करने की कोशिश की है। तो ये बहुत पहले से होता आ रहा था, लेकिन अभी जो ये लड़ाई शुरू हुई है, एक तरह से हमें इसके लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि जिसकी भी वजह से ये डिबेट शुरू हुई है। क्योंकि हमको पता है, लोगों को मालूम है, आयुर्वेद जो लोगों के रग रग में बसा हुआ है, इसको पाक शास्त्र हमारे पुराने जो वेद हैं उसमें बोला जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट जड़ी बूटियां और इन सब का क्या महत्व है। जैसे हल्दी वाला दूध और तुलसी और अदरक वाली चाय, ये सारी चीजें हमको जो बहुत नॉर्मल बचपन से दिखती आई हैं, ये एक्चुअल में ये पाक शास्त्र की एक छोटी मोटी एक एग्जाम्पल है। और बड़े एग्जाम्पल भी हैं जो रेयर जड़ी बूटियां और उन सब की हेल्प से बहुत हेल्प की जाती है। अगर हम और ज्यादा बात करेंगे तो जैसे विएग्रा की बात करते हैं लोग की, एक तरह से सेक्सुअल उसको बढ़ाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए, तो हमारे यहाँ पर अश्वगंधा और पुरानी मेडिसिन जो सदियों से चली आ रही हैं और लोग उसका यूज भी कर रहे हैं भारत में, उन सारी चीजों का भारत में बहुत पहले से इजाद हुआ हुआ है सारे फील्ड्स में, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, आपकी वैवाहिक जीवन से रिलेटेड हो, हेल्थ के किसी भी कोने से रिलेटेड हो, सारी दवाएं भारत के पास ऑलरेडी हैं। ये धीरे धीरे कम होता गया क्योंकि जब से अंग्रेज आए और उसके पहले मुसलमान जो एम्परर वगैरह आए अपने मिडिल ईस्ट से, उसके बाद जो आयुर्वेद से रिलेटेड जो साइंस है इंडिया की, उसको ये यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में पढ़ाना बंद कर दिया गया। उसमें कोई भी उसका यूज नहीं कर रहा है। तो एक तरह से वो एक प्रोफेशनल वे से तो बाहर निकल कर नहीं आई, लेकिन अभी भी लोगों के उसमें काफी घर घर में ये बसी हुई है। तो इसको एक तरह से हटा पाना तो आसान नहीं है, लेकिन आईएमए का और इनके पीछे छुपे हुए वो वेस्टर्न कंट्रीज हों या फिर चाइना हो, जो चाहता है कि डेमोक्रेसीज में एक तरह से अनरेस्ट हो और लोग आपस में लड़े भिड़े, ताकि चाइना उसका कहीं ना कहीं फायदा उठा सके फ्यूचर में जाके। तो कोशिश भले ही हो रही है, लेकिन ये कुछ ज्यादा इसका हो नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों को पता है कि आयुर्वेद की क्या वैल्यू है, लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है। अब सरकार के पास ये एक चैलेंज है कि वो एलोपैथी और डॉक्टर्स का फेवर करें, या फिर वो बाबा रामदेव और उनसे रिलेटेड आयुर्वेद का फेवर करें। कोई एक मिडिल ग्राउंड सरकार को निकालना होगा, और पॉसिबल है क्योंकि मोदी सरकार ने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं।
और ये जो उनके सामने चैलेंज आया ये भी सॉल्व होगा। और मेरे ख्याल से आईएमए का जो प्रोपेगेंडा है जो अभी लोगों के सामने एक्सपोज हो गया है उसके खिलाफ भी कोई एक डिसीजन लेना चाहिए, और ताकि ये प्रोपेगेंडा बंद हो और उससे भारत को फायदा होगा। राइट। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज आई है सामने, और इससे परतें खुलेगी आईएमए के बारे में, क्योंकि आज जो बेसिकली प्रॉब्लम इंडिया झेल रहा है वो ये नहीं झेल रहा है कि हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है। मेन प्रॉब्लम जो इंडिया झेल रहा है वो ये है कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, और इसमें आईएमए का भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि उन्होंने जो मेडिकल सिस्टम है उसको इतना कंट्रोल किया हुआ है कि वो डॉक्टर्स इतने मतलब निकल के आते ही नहीं है। जैसे हम्म। इंजीनियर्स हजारों की संख्या में निकलते हैं इंडिया से, डॉक्टर्स भी ऐसे निकाले जा सकते हैं। और हम्म। जो एडमिशन की प्रोसेस है, नंबर्स ऑफ सीट्स है, वो बहुत कम है। इसका डायरेक्ट नुकसान इंडिया को हो रहा है कोरोना जैसी सिचुएशन में, जहाँ की इंडिया जैसे इंजीनियर्स को ट्रांसफर कर रहा था दूसरी कंट्रीज में, आउटसोर्स कर हम्म। रहा था, ऐसे ही डॉक्टर्स भी आउटसोर्स कर सकता था इंडिया। बट हम्म। देयर इज अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन अनुज। इसमें एक और हमने जो मेन पॉइंट जो हमें आज डिस्कस करना है वो है कि पेटा का। तो हम्म। पेटा आपको पता है कि ये एजेंसी जो कि मतलब एनिमल्स के अगेंस्ट जो भी अत्याचार हो रहा है उसके लिए लड़ती है, और ये एक हाँ। विदेशी संस्था है, और वो इंडिया में भी एक्टिव है। और इंडिया में हमें पता है कि इंडिया के लोग पहला तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो 60% जो जनसंख्या है वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो सिर्फ हम्म। वेजिटेरियन खाना खाती है। और ये जो संस्था है वो इंडिया में कहीं ज़्यादा ही एक्टिव है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, जहाँ पे डेली लोग मांस ही खाते हैं, पूरे 3 खाने में कुछ ना कुछ जानवर को या कि किसी को काट के खाते रहते हैं। तो हम्म। पेटा के भी हमें देखने को मिला, उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी रिवलेशन की है जो आप बेसिकली डिस्कस करोगे आप आगे चल के। हम्म। तो उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या रिवलेशन है, और उनका भारतीय संस्कृति या फिर जो हम टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं उस पे क्या इम्पैक्ट है। हाँ, पेटा इंडिया जो है ये एक ब्रांच है जो पेटा मेन ऑर्गेनाइजेशन जो यूएस में बनी है। और इनका जो एक तरह से स्टार्ट हुआ था वो ये था कि जानवरों के अगेंस्ट जो क्रुएलिटी ह्यूमंस करते हैं उसका विरोध करना है इनको। लेकिन पेटा इंडिया की और पेटा जो पूरे यूएस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अगर हम हिस्ट्री देखते हैं कि उन्होंने फ्यूचर में क्या क्या किया है कि जिससे उन्होंने जानवरों का कुछ भला हुआ हो, तो ये देखने को मिलता है सबसे पहली चीज कि पेटा कई बार जानवरों का जो कहीं पर अगर फंसे हुए हैं या उनको मारने के लिए रखा गया उनके फर्स के लिए या स्किन के लिए या किसी दूसरे बॉडी पार्ट के लिए, तो कई बार पेटा उन चीजों को एक्सपोज करता है जो कि अच्छी बात है। और उसके बाद उनको उन जानवरों की कस्टडी मिल जाती है। तो मेनली ये कुत्ते और बिल्ली होते हैं। तो हम अपने दर्शकों को एक टेबल के थ्रू बता सकते हैं कि कैसे पेटा इंडिया ने साल दर साल उन्होंने कितने जानवरों की कस्टडी ली और उनकी कस्टडी में कितने जानवर उन्होंने ट्रांसफर किए किसी दूसरे ओनर को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और कितने जानवर मर गए। तो ऑन एन एवरेज 60 to 70% पेटा जो भी जानवरों की कस्टडी लेता है वो या तो अननेचुरल डेथ में मरे पाए जाते हैं, या फिर पेटा के जो ऑफिसेज हैं उनके आसपास के डस्टबिन में उनकी डेड बॉडी मिलती है। वहाँ के गार्बेज उठाने वालों ने ये एक तरह से रिवील किया है फोटोज और वीडियोस के साथ। तो ये एक तरह से प्रूव्ड है कि जिस तरह से पेटा प्रिटेंड करता है कि वो जानवरों की बहुत ज्यादा भलाई चाहता है और जानवर उसकी कस्टडी में लेकर उनके लिए ओनर ढूंढता है, वो एक्चुअली में ऐसा है नहीं। सबसे ज्यादा जानवर मारने का जो स्टैंडर्ड एनिमल्स हैं उनको मारने का जो श्रेय है वो पेटा को ही जाता है, पेटा ही वैसा करता है। और दूसरा पॉइंट ये है, इनकी हिस्ट्री अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट देखें तो पेटा एक सेक्सिस्ट है। उन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी फैलाने के नाम पर कि हम जानवरों के अत्याचार को लेकर एक अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो कहीं उन्होंने बॉडी पेंट में कोई नेकेड वुमेन या किसी प्रेग्नेंट वुमेन को पिंजड़े में बैठाकर और सारे कपड़े उतार कर इस तरह बताने की कोशिश की, वो एक तरह से सेक्सिस्ट है। मुझे नहीं लगता कि उसको देखने के बाद लोगों में कोई अवेयरनेस आती होगी। इसमें बहुत सारे तरीके हैं, स्पॉन्सरशिप के थ्रू, टीवी में एडवर्टीजमेंट के थ्रू और बहुत सारी चीजों के थ्रू वो चाहें तो उसमें अवेयरनेस फैला सकते हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं जैसे बाकी संस्थाएं यूनाइटेड नेशन वगैरह करते हैं। तो मेनली पेटा का एक तरह से सेक्सिस्ट कमेंट है। कई बार उन्होंने ये भी बोला है, सिर्फ एक सरकास्टिक कमेंट करते हुए एक बार उन्होंने यूएस में बोला कि जो मेडिक जहां पर भी मिल्क का यूज हो रहा है, तो ये जो आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियां हैं
ये बजाय काव और बफेलो का मिल्क यूज करने के वो विमेन का मिल्क यूज करें, और तब उन्हें पता चलेगा कि ये कितना दर्दनाक होता है जानवरों के लिए, गाय भैंसों के लिए। तो एक तरह से उन्होंने बहुत ज्यादा इसको फेमिनिज्म और सेक्सिस्ट बनाने की कोशिश की है। पता नहीं क्यों इस तरह से किसी का भला होता है या कुछ अवेयरनेस फैलती है वो तो नहीं पता, लेकिन इनकी हिस्ट्री यही बोलती। और स्पेसिफिक टू पेटा इंडिया अगर हम बात करें, तो कुछ तो इनके जो ट्विटर हैंडल्स से जो इनके ट्वीट किए गए हैं या इनके जो बैनर लगे हैं वो एक तरह से हास्यास्पद है, और जबरदस्ती का कोई एक इशू क्रिएट करने की कोशिश की गई। जैसे एक हम अगर बैनर अपने दर्शकों को दिखाएं, तो उन्होंने रक्षाबंधन, जो कि एक बहुत ही प्योर ब्रदर सिस्टर का एक फेस्टिवल है भारत में, जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब में मनाया जाता है बड़े धूमधाम से, छुट्टियां होती हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज और प्राइवेट ऑफिसेज की। तो उसमें उन्होंने बोला है कि आओ रक्षाबंधन ऐसे मनाएं और चमड़े वाली राखी का इस्तेमाल ना करें। और मेरी समझ में नहीं आता चमड़े की राखी किसने कब कहाँ देखी, क्योंकि हम लोग बचपन से मनाते आ रहे हैं रक्षाबंधन, और इनफैक्ट स्कूल में हम लोग खुद राखी बनाते थे और अपनी सोसाइटी में बेचते थे। और एक तरह से बहुत ही एक हर्षोल्लास से भरा हुआ एक फेस्टिवल है, जिसमें एक बहुत डिटेल्ड एक भारत की वैल्यूज भी जुड़ी हुई हैं कि जो ब्रदर्स हैं वो अपनी सिस्टर्स की रक्षा करते हैं और उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं। उनकी शादी हो जाए उसके बाद भी वो घर से निकल कर चली जाए, फिर भी भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती, क्योंकि फ्यूचर में काफी आगे जाने के बाद जब लोगों के पेरेंट्स नहीं रहते हैं, तब भी एक तरह से वो जो बहन है, जो लड़की है घर की, उसकी एक तरह से घर से वैल्यू जुड़ी रहती है, क्योंकि उसके भाई ने ये रक्षाबंधन बचपन से ही मनाते आ रहे हैं और उनके अंदर ये वैल्यूज बचपन से डाली गई। तो इसमें जबरदस्ती का ये बनाना कि गाय के चमड़े से कोई एक रक्षाबंधन की जो राखी बन रही है, मैंने तो कभी नहीं देखी। और अगर कोई बना रहा है उसको या यूज कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है किसी, क्योंकि ये हिंदू फेस्टिवल है, कि कोई भी हिंदू इस तरह की राखी खरीदेगा जो कि चमड़े से बनी हुई है, अगर किसी ने बनाई भी है एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो एक तरह से जबरदस्ती का उस रक्षाबंधन को बदनाम करने की कोशिश की गई है। ओके। दूसरा जो पॉइंट है, उन्होंने जन्माष्टमी में ये बोला है कि लोग वेगन घी का इस्तेमाल करें। मतलब हम गाय भैंसों से जो दूध निकलता है उससे घी बनाने की बजाय जो पेड़ों से एक तरह से घी निकालने की कोई स्ट्रेटजी है, जो भारत में इतना ज्यादा प्रचलित भी नहीं है, लेकिन पेटा ने उसको जबरदस्ती डालने की कोशिश की है। इसमें हो सकता है क्योंकि ये सारी जो टेक्नोलॉजी है पेड़ों से घी और दूध बनाने की, वो वेस्टर्न कंट्री से आती है, और इसको फेमस करने के लिए एक तरह से उनका एक वेस्टर्न कंपनीज का और उनकी टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो उन कंपनीज को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वो यहाँ पर जो दूध घी का जो बड़ा बिजनेस है, भारत में बड़ा मार्केट है, क्योंकि भारत में सभी लोग दूध घी का इस्तेमाल करते हैं, तो उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए और जबरदस्ती उसमें वेस्टर्न कंपनीज को डालने के लिए इन्होंने एक तरह से प्रोपेगेंडा चला रखा है। जबकि भारत में जो हमें दूध देने वाली गाय और भैंसें होती हैं उनकी बहुत देखभाल की जाती है। स्पेशली जो दूध देने वाली होती हैं तो वो अभी अभी उनके बच्चे हुए होते हैं, तो उनकी अच्छी सी तैयारी की बिल्कुल अच्छी तरीके से उनकी देखभाल की जाती है ताकि वो और ज्यादा दूध दें। तो ये भारत की पुरानी हिस्ट्री से और कल्चर से वो जुड़ा हुआ है। जो इसको भारत में पशुधन बोलते हैं। तो लोग उसको सिर्फ ऐसा नहीं कि जानवर की तरह घर में रखते हैं और उसको बहुत ही एक तरह से यूज करने की कोशिश करते हैं, वो एक परिवार का हिस्सा होती है लोगों के। वो दूध भी देती है, और दूध ना भी दे उसके बाद भी मेजोरिटी ऑफ लोग उसको घर में तब तक रखते हैं उन गाय भैंसों को जब तक वो अपने आप ही मर नहीं जाती। तो इस तरह से ये चीज जबरदस्ती उन्होंने हमारे जन्माष्टमी को बर्बाद करने की कोशिश की है। और ऐसे ओकेजन जो भारत में हर्षोल्लास है, जिसमें लोग फेस्टिवल मना रहे हैं, उस समय एक नेगेटिव पॉइंट डालना और लोगों को एक तरह से गिल्टी फील कराने की कोशिश करना कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है और ये एक तरह से होना नहीं चाहिए। ऐसे ही उन्होंने एक ओकेजन यूज किया था जिसमें जो प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की जब शादी हुई थी, उसमें घोड़े का इस्तेमाल किया था, जो भारत में लगभग सारी शादियों में होता है। लोग घोड़े, ऊंट, हाथी, ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं जब
एक तरह से राजकुमार की तरह जो ब्राइड ग्रूम है वो आता है और शादी के लिए सारी रस्में वगैरह कंप्लीट होती हैं वहां पर। तो उसका इस्तेमाल करने उन्होंने कोशिश की कि घोड़े बहुत ज्यादा परेशान किए जाते हैं, जबकि लोगों को पता होना चाहिए। और पूरे वर्ल्ड में जब घोड़ों की रेस होती है और बुल फाइटिंग होती है, उन सब खुद उनके देश में उन्होंने कभी इसका कोई विरोध नहीं किया। जबकि भारत में चूंकि एक लोकतंत्र है और शांति प्रिय देश है जहाँ पर लोगों को अपनी बोलने की आजादी है, तो पेटा इंडिया जबरदस्ती के ये फेस्टिवल को एक तरह से और लोगों के जो सेलिब्रेशंस हैं उनको टारगेट करके जानबूझ के ऐसी चीजें बना रहे हैं। जैसे दिवाली के टाइम पर उन्होंने पटाखों की वजह से कुत्तों को और बिल्लियों को कितनी परेशानी होती है वो छोटे पॉइंट निकाल के उन्होंने बहुत सारे इशू क्रिएट किए। लेकिन जैसे फायर क्रैकर्स जो होते हैं, पटाखे होते हैं, वो नए साल में भी फोड़े जाते हैं पूरी दुनिया में। जबकि भारत से कंपेयर करेंगे तो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में जो पटाखे छोड़कर जो न्यू ईयर मनाया जाता है उसमें कभी भी पेटा ने उसके खिलाफ कभी भी कुछ बोलने की कोशिश नहीं की। पेड़ काटे जाते हैं जब ये क्रिसमस मनाने के लिए, उसमें उन्होंने कुछ भी बोलने की कोशिश नहीं की। जो बहुत सारे क्रिश्चियंस के फेस्टिवल हैं उसमें टर्की को काट के, टर्की एक चिड़िया का नाम है, बतख की तरह दिखती है वो, चिकन की तरह टेस्ट करती है, वो सारी चीजें जब लोग टर्की को मारते हैं या मॉल से खरीद के लाते हैं और उसका फेस्टिवल बनाते हैं, अपना एक बड़ा सा डिनर, पूरा फैमिली डिनर होता है, उसके खिलाफ उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। क्योंकि वो उनको लगता है कि हाँ उनका फेस्टिवल है, कल्चर है, और क्रिश्चियनिटी के लोग और कैथोलिक लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हिंदू धर्म बहुत ज्यादा शांति प्रिय है और यहाँ पर मेनली चीजों को उसके अगेंस्ट बोलने पर कुछ लोग एक तरह से डिबेट करते हैं जिसको हिंदी में शास्त्रार्थ बोलते हैं, और जो डिबेट में जीतता है उस तरह से हिंदू धर्म इवॉल्व होता जाता है। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है और जो मुस्लिमों को भी देखें तो उसमें एक होली बुक है, एक आसमानी किताब है जिसमें कुछ लिखा हुआ है और वही माना जाता है। वो सही हो गलत हो उससे किसी कोई उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो एक तरह से पेटा इंडिया को अभी तो बहुत सारे लोग ट्विटर पर और सारी चीजों पर इनको आंसर देना इन्होंने शुरू कर दिया है। एक जो इशू आया था जलीकट्टू का, जो कि तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल के नाम पे जो एक बुल रेसिंग होती है, उसके खिलाफ पेटा इंडिया ने बहुत प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की। लेकिन हमारे साउथ इंडिया के तमिलनाडु के लोगों ने वो इशू जब अच्छे से काउंटर किया और उन्होंने उसका विरोध किया, पेटा को पूरी तरह से एक्सपोज करके, और उसमें हमारे नॉर्थ इंडिया के और पूरे भारत के इनफैक्ट विदेशों से भी लोगों ने एक तरह से पेटा इंडिया को, एक पेटा एज एन ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने एक्सपोज कर दिया चारों तरफ से। तो बैकफुट पर आया पेटा और उन्होंने उस कैंपेन को बंद किया। और इस तरह से उनको एक हर बात पर जब पेटा ये प्रोपेगेंडा यूज करे तो उनको ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और लोगों को एक्सपोज करना उनको बहुत जरूरी है। और उन्हें पता लगना चाहिए कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा वो यूज कर रहे हैं, चाहे तो वो वेस्टर्न कल्चर को यहाँ फैलाने के लिए या सिर्फ हिंदू धर्म को या लोगों को गिल्टी फैलाने के लिए या हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, वो प्रोपेगेंडा अब चलेगा नहीं। और हमारे जो फेस्टिवल है उसको हम उतने ही हर्षोल्लास से और अच्छे से मनाते जाएंगे जैसे हम पहले से मनाते आ रहे हैं। और अगर जानवरों के से और नेचर के साथ जो अगर एक नजदीकी देखेंगे तो भारत से ज्यादा वो कहीं पर भी नहीं। भारत में हाथियों की, घोड़ों की, चूहों की, जिन्हें गणेश जी का सवारी माना जाता है, शेर, और ये सारी चीजों, इनफैक्ट चींटियों तक में लोग चीनी और आटा लोग उनको खिलाते हैं। तो इतनी ज्यादा लोग पूजा करते हैं हर एक तरह के जानवर की। बंदरों में लोग हनुमान जी देखते हैं और उनकी भी एक तरह से रिस्पेक्ट की जाती है। तो जितना ज्यादा रिस्पेक्ट एनिमल्स की जो इंडिया में होती है उतनी और कहीं नहीं होती। पेटा इंडिया को जाना चाहिए मुस्लिम कंट्रीज में, जाना चाहिए क्रिश्चियन कंट्रीज में जहां जानवरों को हमेशा मारा जा रहा है। इनको मैकडोनाल्ड और केएफसी और इन सब के सामने बैठ के धरना देना चाहिए और वो चीजों को रोकना चाहिए कि आप हजारों लाखों की संख्या में ये सारी जो फूड चेन्स हैं वो जानवरों को मार रही हैं। और उनको उसको रोकना चाहिए क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी जो जानवरों के अगेंस्ट क्रूएलिटी है वो हो रही है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, वहां पर कहीं किसी कोने में लोग
किसी तरह की क्रूएलिटी कर रहे हैं तो उसके बेसिस पर पूरे देश को बदनाम या पूरे फेस्टिवल को बदनाम नहीं किया जा सकता। और ये पेटा इंडिया को आई थिंक अब समझ में आने लगा है, और आगे भी अगर वैसे कोई प्रोपेगेंडा चलाएंगे तो उनको इसी तरह से लोग जवाब देते रहेंगे। और हो सकता है अगर ये प्रोपेगेंडा की बहुत बड़ी हिस्ट्री बनती जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके खिलाफ एक एक्शन ले सकती है। बहुत सारे हजारों की संख्या में एनजीओज भारत की सरकार ने बंद किए हैं, और पेटा इंडिया भी आगे जाके बंद हो सकता है। उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर इनको कुछ महीनों कुछ सालों में बंद कर दिया जाए। राइट। ये तो है पेटा की इश्यू, और उसके साथ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर हमें मिली है वो लक्षद्वीप से रिलेटेड, जो कहीं ना हम्म। कहीं इस टॉपिक से रिलेटेड है। क्योंकि लक्षद्वीप में भी जैसे कि हमने देखा था कि जो एक्चुअल इशू है वो ये है कि वहाँ पे जो इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, या फिर जो इंडिया के हर स्टेट में फॉलो किए जाते हैं, मोस्टली स्टेट्स में फॉलो किए जाते हैं, वो अगर अप्लाई किए गए तो उसका एक आउटरीच मिला। और उसका हम्म। आउटरीच का रीजन था कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है जो मुस्लिम ज़्यादा है, और हम्म। दूसरा कि ना कि मुस्लिम्स, बल्कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली वो लोग हैं जो ड्रग या स्मगलिंग में उनका हाथ है। तो वो हम्म। लोग एज एन उसको रिलीजन से कनेक्ट करके, और जो बीजेपी के जो एक्शन है उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं, जो कि एक कहीं ना कहीं चाइना और कांग्रेस की जो ये चाल है उससे रिलेटेड भी है। क्योंकि चाइना हमने देखा है कि रिसेंट पास में हर टाइम पे इंडियन ओशियन या फिर साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसके हम्म। बारे में हम बात करते हैं कि वो इश्यू क्या है और उसके आउटकम और क्या उसके पीछे राजनीति है। हाँ बिल्कुल, ये लक्षद्वीप का भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो ये हो कि लोगों को ठीक से समझ में आए कि आखिर ये इशू क्या है। तो हुआ ये कि लक्षद्वीप में भारत के जो बाकी राज्यों के जो रूल हैं, जैसे कि बीफ, अगर आप गाय या भैंस को काटते हैं तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, आप उसको मारते हैं। या शराब के लिए लाइसेंस जो बाकी देशों में बंट रहे हैं, वो यहाँ पर सिर्फ ये देखने के सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है और शराब की दुकानें बाहर खोलना उन कम्युनिटी के लिए सही नहीं होगा। लेकिन जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए ये एक ज़रूरी है, जो कि गोवा और जितने भी टूरिस्ट कंट्रीज हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है भारत में, हर जगह पर मिलते हैं वो। तो एक तरह से वो सेटअप करने की कोशिश की गई है कि लाइसेंस जो वहाँ के रिजॉर्ट हैं उनको दिए जाएं। और जैसे कि मालदीव जो एक अलग कंट्री है अभी, उन्होंने अपने देश को एक टूरिज्म के हिसाब से डेवलप किया है, तो लक्षद्वीप को भी भारत डेवलप करना चाहता है ताकि एक उससे वहां से रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। तो अगर आप वहां पर वो चीजें बैन करेंगे जो कि टूरिस्ट को पसंद है, अपने हॉलीडेज में लोग बियर विस्की और ये सारी चीजें पीते हैं, तो उसमें अगर वो बैन होगा तो एक तरह से वहां पे टूरिज्म इम्पैक्टेड हो सकता है। तो इशू ये था कि ये सारी चीजें वहां पर ओपन करने की कोशिश की गई, और उसको चूंकि बहुत सारे वहां पर अभी तक कुछ ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इन जो 6 द्वीप हैं जिनको लक्षद्वीप में बोला जाता है कलेक्टिवली मिलाकर, उसमें ज्यादा कंट्रोल नहीं था, और ये भारत की जो मेन भूमि है उससे काफी दूर है। तो वहां पर कोई शिप आता है, किसी भी तरह की स्मगलिंग होती है, ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, तो उस पर अभी तक किसी भी तरह का कोई मॉनिटरिंग नहीं थी। और वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि इन सब चीज़ों पर बैन लगना चाहिए, और ये चीज़ जो है धीरे धीरे लक्षद्वीप में ऐसे फैलती जा रही हैं, जो कि एक तरह से अड्डा बनता जा रहा है इन सारी चीज़ों का। तो यहाँ पर बल्कि हुआ क्या है, क्योंकि ये एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है जो डिस्कशन करके सॉल्व हो सकता है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ने क्या किया है, उन्होंने इसको एक रिलीजन का एक तरह से जो वहाँ की जो लोकल लोग हैं, लोकल गुंडे और जो वो लोग हैं जिनको ड्रग्स से फायदा हो रहा था, उनके साथ मिलकर इन्होंने इसको एक स्पिन करने की कोशिश की है कि ये मुस्लिमों के अगेंस्ट कोई एक्शन हो रहा है। और भारत की सरकार जो है, केंद्र सरकार है, क्योंकि लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो जो भी रूल यहाँ पर यहाँ के गवर्नर प्रफुल्ल पटेल ने अभी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, वो एक तरह से मुस्लिमों के अगेंस्ट है। और भारत की सरकार यहाँ पर लोगों को परेशान करना चाहती है और मुस्लिमों को यहाँ से भागने पे मजबूर करना, इस तरह तरह के प्रोपेगेंडे उन्होंने स्टार्ट किए। लेकिन यही है कि एक छोटी सी चीज है जिसको
और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत की। भारत के जो आइलैंड हैं, जो भारत की मेन जो एरिया है उससे काफी दूर हैं, और चूंकि ये केरला से पास पड़ता है, और केरला अभी तक लोगों को वहां से केसेस आते रहते हैं कि बहुत पॉपुलेशन है, और जो टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रही है, और मिडल ईस्ट से या पाकिस्तान से उनके कनेक्शन निकल रहे हैं, और देश भर में जहाँ कहीं जो टेररिज्म की जो घटनाएं होती हैं उससे उनका रिलेशन है। तो ये यहाँ पर भारत की जो सरकार है उसको डेवलपमेंट करना और उसको एक तरह से अपने कंट्रोल में लेना, सारी चीजें मॉनिटर करना, ये बहुत जरूरी है। टेररिज्म से रिलेटेड तो है ही है, और साथ में जैसे हमने चाइना को देखा है कि वो ना सिर्फ साउथ चाइना सी में वो फिलीपींस के आइलैंड पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वो जापान के आइलैंड्स में, इनफैक्ट अपने मेन एरिया से बहुत दूर रशिया के कुछ शहरों में, नेपाल के कुछ शहरों में, भूटान के नेशनल पार्क में, वो हर जगह पर कब्जा करने की और अपना क्लेम करने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो ये जो प्रोएक्टिव कदम भारत की सरकार ने लिया है कि ये जो भारत के जो दूर के आइलैंड हैं उनमें एक अच्छे से मॉनिटरिंग हो, उसमें टूरिज्म बढ़े, और वो एक भारत के एक बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आए। और उसमें चाइना कभी सोचे भी ना कि हाँ ये दूर का एरिया है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई मॉनिटरिंग नहीं है, तो वो उसमें किसी भी तरह की उल जलूल हरकतें करने की या उसमें क्लेम करने की कोशिश ना करें। तो इसको एक तरह से ध्यान में रख के सारी चीजें की गई हैं। लेकिन सबको पता है कि कांग्रेस जिस तरह से परेशान हुई है, और उनको नहीं लगता कि अगले कुछ सालों तक और कई बार वो चुनाव जीत कर आने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत बढ़िया काम केंद्र की सरकार कर रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम जो कई सदियों से, दशकों से चल रही थी, उन्होंने सॉल्व किए हैं। और न सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अभी भारत की जो साख है, भारत की जो एक तरह से इमेज है, उसको पूरी तरह से ओवरहॉल किया गया है। और एक स्ट्रेटजिकली लोग भारत से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो चाइना को काउंटर करने के लिए हो या मिडल ईस्ट में जो टेररिज्म फैला है उसको काउंटर करने के लिए हो। तो उस चीज का एक तरह से लोग उसको अपोज करना चाहते हैं, कांग्रेस कुछ भी करके। जैसे हमने देखा कि इन्होंने कोविड पर जो भारत में मौतें हुई हैं उस पर इन्होंने राजनीति की, और जो भी अच्छे काम भारत ने किए, भारत की सेना ने जो एक्शन लिया, चाहे वो चाइना के ऊपर हो या पाकिस्तान के ऊपर हो, उन्होंने उस पर क्वेश्चन उठाए, लोगों में डाउट क्रिएट करने की कोशिश की कि ये गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात थी, भारत में जो वैक्सीनेशन का जो ड्राइव चल रहा है, और भारत सरकार ने बहुत तेजी से वैक्सीन ना सिर्फ खुद की बनाई बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, और लोगों को बचाने की बहुत कोशिश की। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने ये बोला कि वैक्सीन ये भाजपा की वैक्सीन है, ये सेफ नहीं है, ये आपको जो लैब रैट है आपके ऊपर एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और लोगों को डिमोटिवेट किया। और उसके बाद वही पॉइंट आया कि लोग अभी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जितनी वैक्सीन है कई राज्यों में वो बर्बाद हो रही हैं। और अब जब लोग मर रहे हैं तो वैक्सीन के लिए यही विरोधी पार्टियां बोल रही हैं कि वैक्सीन क्यों नहीं, जो कि भारत में बाहर भिजवा दी गई क्योंकि यहाँ पर कोई लेने को तैयार नहीं था। और तरह तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आई हैं। अब भी जो भारत के जो विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर, उन्होंने यूएस में जाकर बोला कि ये भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो कि यूएस से भी सपोर्टेड है, यूएस के कुछ नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन और एक्टर्स हैं जो उसको एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने वहां पर आंकड़ा रखा कि भारत ने उतने लोगों को वैक्सीन अभी लगा दी है जितनी यूएस की जनसंख्या भी नहीं। उन्होंने उतने लोगों को फ्री खाना दिया है और फ्री उनको पैसे दिए हैं इस कोविड के टाइम पे जितनी की यूएस की जनसंख्या भी नहीं। तो भारत ने, और कंपेयर टू यूएसए, भारत के पास पैसे कम हैं, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये पॉइंट ऐसे रखे गए हैं कि लोगों को पता लगे और इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को मालूम हो कि भारत इन सब छोटे मोटे ये जो चीजें चल रही हैं भारत को बदनाम करने की, वो अब आगे नहीं बढ़ेंगी। चाहे वो लक्षद्वीप हो, चाहे ये पेटा इंडिया की जो एक ड्राइव है लोगों को बदनाम करने की स्टार्ट, चाहे वो आईएमए के थ्रू क्रिश्चियनिटी को पुश करना और हिंदुत्व को और आयुर्वेद को बदनाम करने की कोशिश हो। क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो एक तरीके से, ये बहुत अच्छी चीज है कि एक तरह से ये प्रोपेगेंडा सारे सामने आ रहे हैं, और ये भारत इस वक्त एक ट्रांजिशन फेज में है।
और इसका कुछ ना कुछ अच्छा फल ही होगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो अभी चोरी छिपे अपना प्रोपेगेंडा चला रहे थे, ये सारी एक्सपोज हो रही हैं और धीरे धीरे करके बंद होंगी, क्योंकि भारत की सरकार के पास बहुत ताकत है। लोगों ने उनको वोट दिया है, बहुत मेजोरिटी में है, तो किसी भी तरह की उनको गवर्नमेंट को लेकर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लोगों को ये बहुत देखना पड़ेगा कि ये जो ताकत है सरकार के पास वो किसी भी तरह से कम ना हो। जब भी अगला कोई वोट आए तो वो ये इंश्योर करें कि जो भारत की जो सही करने वाली, भारत को सही करने वाली और जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनको ही वोट मिले और वो मेजोरिटी में रहें। आप अगर 30, 35 और 40 पार्टियों वाली कोई गवर्नमेंट बनवा देते हैं जोड़ तोड़ की, तो वो सिर्फ 10 साल से, क्योंकि वो बाहर हैं सरकार से, वो पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे, देश को बेचने की कोशिश करेंगे, और तरह तरह की प्रॉब्लम और प्रोपेगेंडा जो अभी जो एक्सपोज हो रहे हैं, जो हमने बोला है, वो शायद दोबारा स्टार्ट हो, और वो भारत के लिए अच्छा नहीं है। राइट। या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और हमें लगता है कि जो बेसिकली कांग्रेस की जो साजिश है डिवाइड एंड रूल की, जो उन्होंने अंग्रेजों से सीखी है, उसको वो कॉन्कर करने में कुछ हद तक कामयाब रहे हैं। और जिससे कि आपको पता ही है कि कोरोना जो एक महामारी थी उसमें बट ऑब्वियस है कि आउटरीच होगा, करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगा, लेकिन कांग्रेस ने उसका बहुत ही दुरुपयोग किया है। और उसमें जो लाश की राजनीति जिसे बोलते हैं, उसको करने की कोशिश की है और इंडिया को हर लेवल पे डिफेम करने की कोशिश की है। तो लोगों दोस्तों, यही थी आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल्स। हम अगली बार फिर हाजिर होंगे और एनालिसिस के साथ। अंटिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।